एक दिन अर्चना अपनी बहू पलक से कहती है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुझे मायके गए हुए। तू अपने मायके होया, तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता और माँ से मेरी बात तो फोन पर होती रहती है। अरे मायके जाना अच्छा नहीं लगता? पागल, वो तेरा पहला घर है और मायके की कमी ना कोई भी ससुराल वाला पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चले जा, उनको भी अच्छा लगेगा। और शुक्र मना भगवान से कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल कहाँ सोचते हैं लोग बहू के बारे में इतना। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, उनकी जो सास है ना वो इतनी ज्यादा चालाक है कि अपने फायदे के लिए ना अपनी बहू को बेवकूफ बनाती रहती है। और एक आप हो, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे। मुझे ना कभी भी अपनी माँ की कोई कमी महसूस होने ही नहीं देती आप तो। बस बस, अब तारीफ ही करती रहेगी क्या मेरी? तुझे भी तो याद आती होगी ना अपनी माँ की। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल, तो मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। भले ही तेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन फिर भी तू अपने मायके जा। तभी वहाँ पलक का पति अनमोल आ जाता है और अनमोल अर्चना और पलक से कहता है। बस शुरू हो गया मायके जाने का ड्रामा। कहीं नहीं जाना इसे। आए दिन मायके जाएगी तो ससुराल कैसे संभालेगी? देख, तू मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पलक अपने मायके चली जाती है। अब पलक अनमोल को फोन करके ये कहती है कि वो उसे आकर ले जाए, लेकिन अनमोल उसकी बात को बार बार नकार रहा था। इसलिए पलक अपनी सास को फोन करती है और कहती है। माँ जी, मैंने अनमोल जी को इतनी बार कॉल किया और बोला कि आकर मुझे ले जाओ, वो है कि सुनते ही नहीं। अब मेरी नई नई शादी हुई है, अकेले आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलो कि मुझे आकर ले जाए। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि अनमोल की जॉब चली गई है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए अगर तू अपनी माँ से कुछ पैसे ले आती तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा माँ जी, फिर भी कितने पैसों की जरूरत होगी? बेटा, यही कुछ 1.5 लाख रुपए। और चिंता मत करना, जब अनमोल की जॉब लग जाएगी तब मैं तेरी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक किसी तरह से अपनी सास को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास को फोन करती है और कहती है। माँ जी, मैंने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब अनमोल जी को बोलो कि मुझे आकर ले जाएं। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए अभी तू कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जा, क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुझे खुद आऊंगी लेने के लिए। अब अर्चना के हाथों वो पैसे लग जाते हैं। दोनों माँ बेटा मिलकर उन पैसों से खूब ऐशो आराम करते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और निकल जाते हैं और एक दिन फिर से अर्चना फोन करती है और पलक से वही अपना रोना गाते हुए कहती है। बहू, माफ करना, मुझे बार बार तेरे आगे झुकना पड़ रहा है। देखना, तेरे पति की कहीं जॉब ही नहीं लग रही। जो तुझसे मैंने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे वो भी मैंने कर्जे में किसी को दे दिया। अब घर में 1 रुपए नहीं है। क्या तू अपनी माँ से मेरे लिए फिर से मदद मांग सकती है क्या? और इस बार ना 2 लाख रुपए भिजवा दे। मैं वादा करती हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक को लगता है कि सच में अर्चना की बात सही है। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी सास को पैसे दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अर्चना और अनमोल दोनों मिलकर धीरे धीरे पलक से पैसे ऐंठने लगते हैं। पलक को अब समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही एक बार फिर से अर्चना पलक को फोन करती है और फिर से पैसे मांगने लगती है, जिस पर पलक कहती है। ठीक है माँ जी, मैं आपको कल तक पैसे किसी न किसी तरीके से भिजवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पलक बिना किसी को जानकारी दिए अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी सास और पति दोनों खूब मस्ती में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। तभी अनमोल की नजर पलक पर जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटा एकदम शांत हो जाते हैं और उनके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी पलक गुस्से से कहती है। अच्छा, तो ये थी आप लोगों की मजबूरी? मेरे पीठ पीछे रहकर मुझसे धोखा कर रहे थे आप दोनों मिलकर धीरे धीरे मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे।
आपके अंदर लालच भरा है ना, इसीलिए तो आप दोनों मुझे मेरे मायके भेजकर बेबसी का बहाना बनाकर आए दिन मुझसे पैसे निकलवा रहे थे। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? हाँ अरे नहीं बहू, तू ना गलत समझ रही है। दरअसल ये जो पार्टी थी ना, वो अनमोल की जॉब लग गई है ना, इसीलिए। अरे वाह, मेरे पति की जॉब लग गई और आपने जॉब लगने की खुशी में पार्टी भी रख ली घर में, और एक पत्नी को इसकी खबर तक नहीं है। अभी कल ही बात हुई थी मेरी आपसे, कल तक तो आप रो रही थी कि आपको पैसों की जरूरत है, और आज अचानक से आपकी बेटी की जॉब लग गई। जॉब लगने के साथ साथ आपने अचानक से पार्टी भी रख ली। वाह, ये बात तो हजम नहीं हो रही। मेरी सासू माँ, इतनी चालाकी करोगे आप मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था। अरे नहीं बहू, तू अभी भी हमें गलत समझ रही है। वो दरअसल बात ये है कि अनमोल के दोस्त अचानक से आ गए थे और बस सब कुछ अचानक में हो गया। अच्छा, तो आपके दिमाग से निकल गया। पैसे मांगने के समय आपके दिमाग से कुछ नहीं निकला होगा। आपको बस माइंड में ये था कि आपको पैसे मांगने हैं और उन पैसों से आपको ऐश करना है ना? यही चाहते थे ना आप दोनों? आपको अपनी बहू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। अगर इतनी ही पार्टी करने का शौक है, इतना ही घर में पैसे रखने का शौक है, तो खुद कमाना सीखो ना। दूसरों का पैसा हड़पना बहुत आसान होता है और कमाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पलक की बातें सुनने के बाद अनमोल को गुस्सा आता है और वह गुस्से में पलक से कहता है, ओए सुन, बहुत देर से तेरी ना पटर पटर सुन रहा हूँ मैं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में पार्टी करूँ, जो मर्जी करूँ, तुझसे क्या लेना देना। और रही बात पैसों की, तो तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज बनता है अपने ससुराल वालों को खुश करना। और अगर मैंने तुझसे कुछ पैसे मांग लिए तो इसमें तूने कौन सा हमें परेशान कर दिया है? हाँ, लड़की वालों का फर्ज बनता है कि वो ससुराल वालों को हमेशा दे। पलक और अनमोल के बीच बहुत गंदी बहस हो जाती है, जिस पर अनमोल को गुस्सा आता है और वह पलक को खींचकर 2-3 थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, बहुत हो गया तेरा माँ, अब इसको ना कैसे भी ठिकाने लगा दे, अब इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। दरअसल ये पुलिस पलक की माँ अनीता लेकर आई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आ गई मैं यहाँ पर, और ये पुलिस कैसे आ गई? पुलिस मैं लेकर आई हूँ। दरअसल पलक बहुत परेशान थी, वो मुझे बिना बताए अपने ससुराल आ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई और बाहर से ही सारा नजारा देख रही थी। फिर तब मुझे लग गया कि अब ये मामला पुलिस में जाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी। पुलिस अनमोल और उसकी माँ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद से पलक कुछ ही समय बाद अनमोल से तलाक ले लेती है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। नीता की 3 बहू थी, खुशबू, मुस्कान और सुहानी। नीता की सबसे बड़ी बहू एक गरीब घर से आई थी, जो शादी में अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी। वही नीता की दोनों छोटी बहू काफी अमीर थी, जो अपनी सास को खुश रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ महंगे तोहफे लेकर आया करती, जिस वजह से नीता अपनी बड़ी बहू खुशबू को जरा भी पसंद नहीं करती और अपना सारा प्यार अपनी छोटी बहुओं पर लुटाती। अरे ओ करम जली, कहाँ मर गई रे नास पीटी? सुबह की चाय और न्यूज़पेपर मिलेगा या नहीं? माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और माँ जी, इस घर में मेरे अलावा आपकी 2 बहुएं और हैं, आप कभी उन्हें भी कोई काम कह दिया कीजिए। मेरी वो जो दोनों बहुएं हैं ना, वो बड़े घर से आई हैं, राजकुमारी हैं दोनों। उन्होंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और तू चाहती है कि मैं अपनी परी जैसी बहुओं से काम करवाऊं? माँ जी, मैं गरीब घर से हूँ तो क्या मैं भी किसी की बेटी हूँ? मेरे माँ बाप ने भी मुझे बड़े नाजों से पाला है। खुशबू की बात सुनकर अब उसकी दोनों देवरानी आती है और अपनी सास को कुछ तोहफे देकर बोलती है, जेठानी जी, पाला होगा आपके माँ बाप ने आपको बड़े ही नाजों से, पर करती तो आप वहाँ भी काम ही थी ना। और वैसे भी इस बड़े घर में आपकी हैसियत सिर्फ एक नौकरों वाली है। वैसे माँ जी, मैं देख रही हूँ कि जब से मायके से आई हूँ ना, तब से जेठानी जी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। लगता है कि जेठानी जी हमारी खुशियों से जलने लग गई हैं। भला मैं क्यों तुम दोनों की खुशियों से जलूंगी? हाँ, अब सुहानी और मुस्कान मिलकर खुशबू को भला बुरा कहने लगती हैं। बेचारी खुशबू रोती हुई वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। माँ जी, ठंड तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो रात में कंबल में भी ठंड लगती है।
अरे मेरे होते हुए मेरी बहू ठंड में कांपे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी प्यारी बहू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज ही मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छी सी रजाई ला दूंगी, फिर तुम्हें ठंड में रात गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। नीता अपनी दोनों बहू के लिए तुरंत अच्छी सी रजाई मंगवा लेती है। घर में जब रजाई आती है तो खुशबू को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी सास ने पहली बार उसके लिए कुछ किया। रजाई देखकर अब खुशबू अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में नई रजाई मंगवा कर आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरी रजाई पूरी तरह से फट चुकी थी, उसमें से ठंड भी नहीं जाती अब। अरे छोड़ इस रजाई को। इस रजाई को मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी प्यारी अमीर बहुओं के लिए मंगवाई है। इतना बोलकर नीता अपनी दोनों अमीर बहू को बुलाती है और दोनों को रजाई दे देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन। ओहो माँ जी, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। मेरा तो कमरे से निकलने का मन ही नहीं करता। कितना अच्छा होता कि अगर घर में हीटर होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हमारे घर में भी हीटर होता तो हम भी ठंडी में गर्मी के मजे लेते। माँ जी तो मोहल्ले में आग जलाकर बैठ जाती हैं गली की औरतों के साथ। ठंड में तो हमारी जान निकलती है। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों के लिए तो जान भी हाजिर है। तुम दोनों एक बार कह के तो देखती अपनी सास से। मैं हीटर तो उस कलमुही की वजह से नहीं मंगवा रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अपनी बहुओं के लिए हीटर मंगवा ही दूं। अब नीता बहुत जल्द घर में एक हीटर मंगवा लेती है। अब नीता अपनी दोनों अमीर बहुओं के साथ अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी रहती है और बेचारी खुशबू ठंड में पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। ऐसे ही एक रोज खुशबू बर्तन धोने के लिए जाती है, पर टंकी का पानी काफी ठंडा होता है और इसलिए खुशबू अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ घुसी चली जा रही है कमरे में? माँ जी, पानी बहुत ठंडा है। इतने ठंडे पानी में मुझसे काम नहीं हो रहा और आपके कमरे में गीजर लगा, इसीलिए गर्म पानी लेने आई हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं बैठूंगी। देख रही हो माँ जी, काम के समय दीदी के हाथ पैर काम ही नहीं करते और मुंह चलाते समय तो जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है इनकी। तेरी ही नजर लगी होगी जो मेरे कमरे का गीजर खराब हो गया, इसीलिए अब तू गर्म नहीं बल्कि ठंडे पानी से नहाएगी। इस तरह से नीता बहाने मारकर खुशबू को अपने कमरे से निकाल देती है। अब बेचारी खुशबू ठंडे पानी से घर का काम करती और अपनी किस्मत को कोसती। मेरी जिंदगी में शायद यही लिखा है। शादी से पहले भी इतनी गरीबी देखी, भूल गई खुशियाँ क्या होती है। ससुराल गरीबी नहीं, पर यहाँ मुझे हर समय ये महसूस किया जाता है कि एक गरीब कहीं भी चले जाए वो गरीब ही रहता है। खुशबू बिना कोई शिकायत किए घर के सारे काम करती। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से नीता को ठंड लग जाती है। माँ जी, खाना खा लीजिए। खुशबू के उठाने पर भी नीता नहीं उठती, जिसके बाद खुशबू खाना टेबल पर रखकर नीता के पास जाती है और जब खुशबू नीता को छूती है तो वो देखती है कि उसकी सास बुखार से तड़प रही है। अरे ये क्या माँ जी, आपको बहुत तेज बुखार है। अभी तो काफी रात हो रही है, इस समय कौन से डॉक्टर को बुलाऊं? एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे से आपके लिए बुखार की गोली लेकर आती हूँ। आप उसे खा लीजिए, क्या पता उस गोली को खाकर आपको आराम मिल जाए। खुशबू फटाफट अपने कमरे से बुखार की गोली लाकर नीता को खिला देती है और नीता को कम्बल ओढ़ाकर उसके हाथ पैर दबाने लगती है। इस तरह से खुशबू सारी रात अपनी सास की सेवा करती। अब अगली सुबह खुशबू की दोनों अमीर बहू कमरे में आती है और वो खुशबू को अपनी सास के कमरे में देख अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी गरीब बहू आपके कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों तमीज से बात किया करो मुझसे। मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ तो तुम दोनों की जेठानी ही। और वैसे भी माँ जी की कल रात से तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? स्वानी, काम को माँ जी के कमरे से ये हीटर अपने कमरे में ले जाओ। वैसे भी हीटर के पैसे मैंने दिए थे। अब हम माँ जी के साथ तब तक नहीं रह सकते जब तक हम उनकी तबीयत ठीक ना हो जाए, वरना उनकी बीमारी हमें भी लग जाएगी भैया। अपने अमीर बहुओं की बातें सुनकर नीता को अपने किए पर अफसोस होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे तेरी गरीबी के लिए तुझ पे अत्याचार करती रही। मैंने हमेशा अपनी अमीर बहुओं को बहुत प्यार किया, उनको बहुत मान सम्मान दिया और आज जब मुझे अपनी अमीर बहुओं की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे ही कमरे से हीटर लेकर अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे छोड़ गई। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तूने पूरी रात जागकर मेरी सेवा की। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा फर्ज था कि आपकी सेवा करूँ, और अब आप जब तक ठीक नहीं हो जाती इसी तरह से मैं आपकी सेवा करती रहूंगी।
अब नीता अपनी गलती सुधारने के लिए जैसे ही ठीक होती है, वो अपनी गरीब बहू को अपनी अमीर बहू से भी ज्यादा प्यार करने लगती है। ये देखकर नीता की अमीर बहू अपनी जेठानी से और भी ज्यादा चलने लगती है। माँ जी, हम देख रहे हैं कि जब से आप ठीक हुई हो ना, तब से अपनी इस गरीब बहू पे कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। काश कि ये प्यार मैंने तुम दोनों के ऊपर ना लुटा के अपनी गरीब बहू के ऊपर लुटाया होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखने को मिलते। तुम दोनों का असली चेहरा मैंने उसी दिन देख लिया था, जिस दिन मैं बीमार पड़ी थी, और तुम दोनों के अंदर इंसानियत भी नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर सुहानी और मुस्कान को वो दिन याद आते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है। जिसके बाद सुहानी और मुस्कान अपनी जेठानी और सास से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो सब एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। काफी तेज वर्षा हो रही थी और इस तेज बारिश की वजह से शीला नाम की एक औरत काफी परेशान थी, क्योंकि उसका घर कच्चा था और उसका घर इस बार बाढ़ के संकट को संभाल नहीं पा रहा था। अगर इस बार बाढ़ आती तो उसका घर ढह जाता और शीला इस तरह की बारिश को होता हुआ देख बहुत परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ उसका बेटा राजू आ जाता है और वो शीला से बोलता है, माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस बारिश की वजह से मेरी पहले ही बहुत सारी छुट्टी हो चुकी हैं। मैं पढ़ाई में पीछे हो जाऊंगा और आप तो जानती ही हो ना, मुझे पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी क्लास में फर्स्ट आना है। पर बेटा, जिस तरह से बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे स्कूल में कोई आया होगा या तुम्हारा स्कूल खुला भी होगा। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी फिर से गांव में बाढ़ आने वाली है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं स्कूल जा रहा हूँ और देखो, अभी बारिश भी कम हो रही है। इस बार कोई बाढ़ नहीं आने वाली। इतना बोलकर राजू जिद करता है और स्कूल के कपड़े पहनकर जैसे ही राजू आगे बढ़ता है, वहाँ का पानी भी बढ़ता जाता है और देखते ही देखते पानी राजू के गले तक पहुँच जाता है। अब राजू उस पानी में डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बाढ़ के पानी में डूब रहा हूँ, बचाओ। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है, जो राजू को चिल्लाता हुआ देख लेती है और वो राजू के पास जाकर बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बाढ़ का पानी तो है ही नहीं, ये तो बारिश का पानी है और देखो, इतने कम पानी में कोई डूब नहीं सकता। अब राजू जमीन पर देखता है और वो देखता है कि बाढ़ का पानी वहाँ नहीं था। राजू थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत राजू को उसके घर पर छोड़ आती है। घर जाने के बाद राजू सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद शीला राजू से बोलती है, अरे बेटा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए मुझे लगता है तुम थोड़ा घबरा गए थे। देखो, अब बारिश बंद हो गई है, अब बाढ़ भी नहीं आने वाली और ना ही हमारा घर ढहेगा। अब तुम भी कल से स्कूल जा पाओगे। और मैं उसमें डूब रहा था, पर माँ, सच में बाढ़ आई थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। अब बस भी करो और चलो, चलकर सो जाओ। अब राजू की माँ उसे जबरदस्ती सुला देती है। आधी रात को राजू को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। राजू पानी पीने के लिए जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ पानी भर जाता है। एक बार फिर राजू खुद को उस पानी में डूबता हुआ पाता है। यह देख राजू फिर से डर जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। राजू की आवाज सुनकर राजू की माँ उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, मैं बाढ़ के पानी में डूब रहा हूँ। माँ, मैं बाढ़ के पानी में डूब रहा हूँ। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ कोई बाढ़ का पानी नहीं है। लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। अपनी माँ की बातें सुनकर एक बार फिर से राजू नीचे देखता है और उसके चारों तरफ पानी की एक बूंद नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी माँ की बात मानकर सोने के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू अकेले ही स्कूल जा रहा होता है। वो स्कूल जा ही रहा होता है कि बाढ़ का पानी राजू के चारों ओर फैल जाता है। तभी राजू की नजर एक चुड़ैल पर पड़ती है, जो राजू को बाढ़ के पानी में डूबता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही होती है और उससे बोल रही होती है, जल्दी डूब और मर जा। मैं कब से तेरे मरने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि मैं तुझे अपने साथ ले जा सकूं। राजू बाढ़ के पानी में डूब रहा होता है और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। तभी वहाँ राजू की माँ राजू का टिफिन लेकर आने लगती है, जो घर पर ही भूल गया था।
इस बार शीला अपनी आंखों से अपने बेटे को बाढ़ के पानी में डूबता हुआ देख लेती है और उसके पास एक चुड़ैल को भी देखती है। शीला भागते हुए अपने बेटे के पास जाती है और उसे उठाकर घर ले आती है। कुछ देर बाद शीला अपने घर एक बाबा को बुलाती है और सारी घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद बाबा शीला से बोलते हैं, इस दुष्ट चुड़ैल का तुम्हारे बेटे से कोई गहरा संबंध है, इसलिए वो बार बार तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आती है और उसे बाढ़ के पानी में डुबाने की कोशिश करती है। तुम्हें अपने बेटे का बहुत ख्याल रखना होगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आऊंगा, पूजा की सामग्री लेकर, और एक छोटी सी पूजा करूंगा और उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाकर उससे पूछूंगा कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। पर बाबा, अब मेरी चिंता और बढ़ गई है। अगर आपके जाने के बाद वो चुड़ैल दोबारा से इस गांव में आ गई और मेरे बेटे को मुझसे छीनने लगी तो मैं क्या करूंगी? चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगा। तुम ये माता रानी का लॉकेट राजू को पहना दो, उसे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर बाबा वहां से चला जाता है और शाम होने से पहले एक बार फिर शीला के घर पर आता है। शीला के घर आने के बाद बाबा एक छोटी सी पूजा करते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाते हैं। चुड़ैल जब बाबा के पास आती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बाबा से बोलती है, ये मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। तेरा बेटा? अगर वो तेरा बेटा है तो तू अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहती है? आखिर राजू तेरा बेटा कैसे है? पूरी बात बता। राजू मेरा बेटा है। आज से 10 साल पहले जब राजू 2 महीने का था तब हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर मैंने अपने राजू को कुछ नहीं होने दिया और उसे एक मंदिर में रख दिया और खुद अपने पति को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए चली गई। पर मैं और मेरा पूरा परिवार उस बाढ़ में डूब गए। बचा तो बस मेरा बेटा, और इसलिए मैं यहाँ आज आई हूँ ताकि मैं मेरे बेटे को अपने साथ ले जा सकूं और मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपना विशाल रूप ले लेती है और पूरे गांव में बाढ़ ला देती है। ये सब देख शीला चुड़ैल से बोलती है, ऐसा मत करो, राजू मेरा बेटा नहीं है, पर मैंने उसे अपने बेटे से बढ़कर माना है। राजू को मुझसे दूर मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। राजू मेरा बेटा है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे राजू को अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई मेरे और राजू के बीच आया तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा मत करो माँ, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपनी इस माँ से और अपने गांव वालों से करता हूँ। इसलिए तुम मुझे मार दो पर इन सबको कुछ मत करो, क्योंकि मैं अपनी इस माँ के बिना वैसे भी नहीं जी पाऊंगा और मरने के बाद मैं हमेशा अपनी माँ की यादों में कैद हो जाऊंगा। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि राजू की अब असली माँ शीला है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। और इसीलिए चुड़ैल राजू से बोलती है, मुझे माफ कर मेरे बच्चे, आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मैंने 10 साल पहले जिस बच्चे को बाढ़ से बचाया, आज मैं उसको ही इस बाढ़ से खत्म करने जा रही थी। अपनी इस माँ को माफ कर दे बेटा। इतना बोलकर चुड़ैल गांव से आते ही बाढ़ को खत्म कर देती है और खुद वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद राजू अपनी माँ शीला के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है।